अस्सलाम वालेकुम जी। एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रॉम दी गार्डियन, जो कि एक यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है और ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है। इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है अबाउट नेतन्याहू, कि किस तरह नेतन्याहू फेल हो चुका है, उसके फेल्यूर्स कहाँ कहाँ हैं, उसकी डोमेस्टिक इमेज क्या है, रियलिटी क्या है, और उसके अलावा क्या नेतन्याहू की वजह से इसराइल को नुकसान हुए हैं। देखें, ऑथर कहते हैं कि नेतन्याहू हैज़ अचीव्ड नथिंग फॉर इसराइलीज़, यानी नेतन्याहू ने जो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसे नेतन्याहुइज़म कहते हैं, और उसकी वजह से इसराइलीज़ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ट्रंप के साथ मिलके उसने काफ़ी ज़्यादा आउटकम्स प्रॉमिस किए थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और सारे रिजल्ट्स काउंटर प्रोडक्टिव निकले हैं। यानी रिजल्ट्स इस तरह कि इसराइल को देखें, ईरान शुरू से एक थ्रेट देता हुआ आया है। ईरान कहता है कि इसराइल को मैं मानता नहीं हूँ। आई नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट टू बी ऑनेस्ट वीडियो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पता है कि ये रीजनल में जो है ना, रीजन में ईरान जो है कहता है कि मैं इसको रहने नहीं दूंगा, मतलब इसको मर्ग पर कहते हैं ना कि मौत आ जाए इसको। और लेबनान में जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, वो भी यही करता है ईरान की सपोर्ट से। यमन में हुसीज़ यही करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ पे भी मतलब ईरान के सपोर्टेड ग्रुप्स हैं वो सब इसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो नेतन्याहू है शुरू से कह रहा था कि भाई मैं जब जाऊँगा या मैं जब तक हूँ तो इसराइल को जो है ना एकदम से फुली सिक्योर्ड रीजन बना दूंगा, सारे थ्रेट्स ख़त्म कर दूंगा, और वही आउटकम्स इसने प्रॉमिस किए थे जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ओवर रिलायंस इसका मिलिट्री फोर्स पे, ये मिलिट्री फोर्स पे ज़्यादा रिलाय करता है। इसका प्राइमरी टूल ही यही है ये सब अचीव करने के लिए। ऑथर कहते हैं इसकी इमेज जो है डोमेस्टिक, इसको मिस्टर सिक्योरिटी कहा जाता है, इसको हाकिश लीडर डिफेंडर कहा जाता है इसराइल का। इंटरनेशनल इमेज इसकी क्या है कि इसके वार क्राइम्स के इसके ऊपर जो है वारंट चल रहे हैं। रीजनल डिस्ट्रक्शन कर दिया इसने, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, हर जगह इसने बॉम्बिंग किया, कतर को भी नहीं छोड़ा इसने, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया। आज कौन है इसके साथ, इसराइल के साथ? सिर्फ इंडिया जो है मदरलैंड बन के खड़ा हुआ है, बाकी तो यूएस के अलावा कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसको जो है सपोर्ट में नहीं बोलता। कंडेम करना होता है तो कंट्रीज़ आगे आते हैं, बाकी सपोर्ट में इतना कोई नहीं बोलता। अब नेतन्याहू के फेल्यूर्स क्या हैं? पहली चीज़ गाज़ा में हमने देखा कि अक्टूबर 7 को हमास ने अटैक किया इन पे, ज्यूज़ पे, और वहाँ पे जो है ये जो है ऑथर कहते हैं बहुत बड़ा मेजर इंटेलिजेंस फेल्यूर था, सिक्योरिटी फेल्यूर था। 1200 ज्यूज़ मारे गए। प्रॉमिस क्या किया इसने कि भाई अब मैं गाज़ा में अटैक करूँगा और टोटल विक्ट्री हासिल करूँगा, हमास को तो मैं डिसमेंटल कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। आज भी हमास ऑपरेशनल है, वहाँ से मैसेजेस भेज रहा है, भाई तुमने पूरा गाज़ा तबाह कर दिया। एक छोटी सी स्ट्रिप है वो, क्या उसकी साइज़ है आप देखें ना, और उस रीजन को आपने पूरा तबाह कर दिया। लेकिन हमास के लीडरशिप आज भी जो है फंक्शनल है, वहाँ से बात कर रही है, वहाँ से अपने जो है पैगाम भेज रही है। तो क्या अचीव किया है आपने? उसी तरह हिजबुल्लाह एक ग्रुप है ईरान, इसमें लेबनान में, जिसको सपोर्ट किया जाता है बाय ईरान। इसने क्लेम किया कि भाई मैं इसको न्यूट्रलाइज कर चुका हूँ और अब नॉर्दर्न इसराइल जो है सिक्योर हो चुका है। लेकिन रियलिटी क्या है, वो रीग्रुप हुए, उन्होंने फिर से अटैक रिज्यूम किए। उनके लीडर्स को आप डिकेपिटेट कर देते हैं, हटा देते हैं, आपको लगता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी। ये जो ग्रुप्स बनते हैं ये सबसे पहले हलफ यही लेते हैं कि हम शहीद होने के लिए आ रहे हैं। आप उनके लीडर को हटा देते हैं, आपको लगता है वो बस हार मान लेंगे। इस तरह थोड़ी होता है। वो लाइन में बैठे हुए हैं कि एक मरे तो दूसरा उसकी जगह ले ले, तो वो तो चाहते हैं, एस्पायर करते हैं फॉर शहादत। थर्ड नंबर पे ईरान है। ईरान के लिए इसने क्लेम किया था लास्ट टाइम जून में इन्होंने कि भाई ईरान के पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हमने ओब्लिटरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ईरान सदियों पीछे चला गया, अब कभी भी इसको इनरिच नहीं कर पाएगा। ईरान ने क्या किया, यूरेनियम इनरिच कर लिया, मिसाइल कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर ली, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। भाई उसकी अब तो लेवरेज भी आ गई हॉर्मुज़ पे, हॉर्मुज़ के थ्रू पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहा है। तो कॉमन रिजल्ट क्या निकला? इन तीनों जगहों पे जो है इसकी जो पॉलिसी है वो फेल हो गई कि भाई शॉर्ट टर्म डिसरप्शन की इन मुल्कों में जाके, इनको लॉन्ग टर्म थ्रेट बना दिया, स्ट्रॉन्ग थ्रेट बना दिया फॉर इसराइल। अब ऑथर कहते हैं कि कोर फ्लो क्या है, सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं? एक तो ओवर रिलायंस ऑन फोर्स, कंटिन्यूस मिलिट्री स्ट्राइक करते रहना लेबनान में, गज़ा में। इनको लगता है बस जो है ये सही हो जाएगा। कटिंग ऑफ हेड ऑफ स्नेक, यानी ये लीडर्स को हटा के इस तरह है जैसे आप सांप का सर काट देते हैं ना, आपको लगता है सांप जो है अब अटैक नहीं करेगा। सांप तो फिर भी करता है अटैक, उसके सर काटने से कुछ नहीं होता, उसका सर को चलना पड़ता है। तो आप ये चीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा सेकंड फ्लो ये है कि एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई भी नहीं उसकी, यानी डिप्लोमेसी को वो तरजीह नहीं देता, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करता। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखें लेबनान में हिजबुल्लाह एक ग्रुप है, लेबनान पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। लेबनान की एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट हिजबुल्लाह के खिलाफ है, वहाँ की आधी अवाम उसके खिलाफ है। आप गवर्नमेंट से बात करो, अवाम की सपोर्ट हासिल करो। हिजबुल्लाह आपके लिए थ्रेट ही नहीं, आपने डिप्लोमेसी को जगह ही नहीं दी, उस पर भी स्ट्राइक्स कर दिया, अवाम को खिलाफ कर दिया, गवर्नमेंट को भी खिलाफ। तो ये कोर फ्लॉज हैं उसकी स्ट्रेटजी के। अब नेतन्याहू की स्ट्रेटजी के कोस्ट क्या हुए? सबसे बड़ा कोस्ट तो ह्यूमन कोस्ट हुआ है। गज़ा में भी लोग मरे, लेबनान में भी मरे, इसराइल में भी मरे, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकल कोस्ट ये हुआ है कि पूरी दुनिया में
रेपुटेशन डैमेज हो गया। इसराइल को एक बुरे एक जैसे ना ख्वाजा आसिफ की जो उस दिन स्टेटमेंट आई थी वैसा समझा जाता है। थर्ड, डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन केनेसेट इनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे पास कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ। फोर्थ नंबर पर डोमेस्टिक कॉज ये है कि इनसिक्योरिटी है, हर वक्त शेल्टर में घुस जाना, बॉम्बिंग से डरना। छोटा सा एक पीस है इसराइल, एक छोटी सी ज़मीन है उसकी, कौन सा वो बड़ा है। कोई भी मिसाइल आता है पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, लोग डर के शेल्टर्स में जा रहे हैं, बंकर्स में जा रहे हैं। इसका इकोनॉमिक स्लो डाउन भी नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए हैं इसकी फेल्ड स्ट्रेटजी की वजह से।